हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन बोर परमाणु मॉडल की कमियां पढ़ रहे हैं। तो कल हमने 3 कमियां पढ़ ली थी। तो तीनों ही कमियां इम्पोर्टेंट हैं। तो पहली कमी क्या होती है? बोर मॉडल की पहली कमी क्या थी कि जो बोर मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की लागू होता है। वे परमाणु जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन ही हो, वे परमाणु जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन ही हो, सिर्फ उनके लिए लागू होता है। अर्थात एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणुओं के लिए लागू नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बात है भाई। जो बोर परमाणु मॉडल है वो सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ही लागू होता है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणुओं के लिए लागू नहीं होता है। अर्थात हाइड्रोजन व हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए ही लागू होता है, हाइड्रोजन के समान आयनों के लिए लागू होता है। तो बोर मॉडल जो था वो हाइड्रोजन के समान आयनों तक ही लागू था। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही लागू होता है। जैसे हाइड्रोजन और He+, हीलियम प्लस, लिथियम +2। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम प्लस का मतलब हुआ, He+ का मतलब हुआ कि उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो त्यागने के बाद क्या बन जाता है? दाता परमाणु बन जाता है। क्या बन जाता है? दाता परमाणु। तो हीलियम प्लस है तो उसके पास मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे और एक त्याग दिया तो कितना बचा? एक बचा। तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया ना। वैसे ही लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक 3 है। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु क्रमांक 3 तो 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन लिथियम +2 की बात कर रहे हैं। +2 मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं तो कितने बचे? एक बचा। तो इसीलिए हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, इन सब के लिए बोर मॉडल जो है वो लागू होता है और अन्य के लिए लागू नहीं होता है। यहाँ से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो ऐसे पूछेगा कि बोर मॉडल की 2 कमियां लिखिए, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किस समूह के लिए बोर मॉडल लागू नहीं होता है। निम्न में से जैसे 4-5 नाम दे देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से किसके लिए बोर मॉडल लागू नहीं होता है। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आ गए, मान लो कि हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम +2 है, हीलियम, ओनली हीलियम है, ओनली लिथियम है। तो निम्न में से किसके लिए लागू होता है और किसके लिए लागू नहीं होता है, छांट कर लिखिए। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, छांट कर लिखिए। तो छांट कर लिखना पड़ेगा। बोर मॉडल लागू किसके लिए होगा? हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2 के लिए लागू होगा। लागू किसके लिए नहीं होगा? लिथियम के लिए लागू लागू नहीं होगा, हीलियम के लिए लागू नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा छांट करके। तो ध्यान रहे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु के लिए लागू होता है, अन्य के लिए लागू नहीं होता है। दूसरी बात करेंगे, जो बोर के अनुसार जो है ना, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है। बोर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है, लेकिन वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। जो कक्षाएं जो होती हैं वो दीर्घ वर्ताकार होती हैं। ठीक है। तो ये बात भी उसकी गलत साबित हुई थी कि वर्ताकार नहीं होती हैं, दीर्घ वर्ताकार होती हैं। तो ये इसको समझा नहीं पाया था। तीसरी बात, जो सूक्ष्म जो स्पेक्ट्रम रेखाएं ना, जो लाइमन श्रेणी बनती है, इलेक्ट्रॉन अनंत से 1 में आता है, 2 से 1 में आता है। तो जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनती हैं, उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता का इसने जिक्र नहीं किया कहीं भाई। इसने तीव्रता के बारे में नहीं बता पाया। उसने केवल तरंग दैर्ध्य निकाल दिया, आवर्ती निकाल दी, उसकी ऊर्जा निकाल दी, वेग निकाल दी, सब कुछ निकाल दिया। लेकिन वह जो बोर मॉडल है वह स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में नहीं समझा पाया, तीव्रता के बारे में नहीं समझा पाया। तो तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट देखते हैं। देखो, बोर के अनुसार जो है ना, वर्ताकार पथ पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। बोर के अनुसार क्या है? देखो, रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो, देखो, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमी थी ये। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की क्या कमी थी? उसने बताया था कि जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो उत्सर्जन करने के बाद उसकी ऊर्जा में कमी आएगी और धीरे धीरे वह नाभिक में गिर जाएगा। सर्पिलाकार पथ पर गति करता हुआ धीरे धीरे नाभिक में गिर जाता है। अंततः है नाभिक का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो वो उसकी कमी थी। उसने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है, विकिरणों का, जो इलेक्ट्रॉन है वो विकिरणों का उत्सर्जन करता है। लेकिन वास्तव में सही नहीं बात है। ये बात देखो, इसने बताई कि
जो इलेक्ट्रॉन जो होता है विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन तो नहीं करता है, मतलब उत्सर्जन नहीं करता, लेकिन क्यों नहीं करता इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। जो बोर के अनुसार जो है वर्ताकार पथ पर गति करते इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अगर उत्सर्जन नहीं करेंगे तो उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी, और ऊर्जा में कमी नहीं आएगी तो नाभिक में नहीं गिरेंगी, सीधी सी बात है ना। तो मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करते हैं, इसकी व्याख्या जो है बोर मॉडल नहीं कर पाया, नहीं की गई। बोर मॉडल द्वारा बताया कि स्पेक्ट्रम रेखाओं के अलावा भी अति सूक्ष्म स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं। बोर मॉडल ने जो स्पेक्ट्रम रेखाएं बताई थी, जैसे कि लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, है ना, प्रथम रेखा, द्वितीय रेखा, तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, उसने सिर्फ 5 का जिक्र किया था। बोर मॉडल ने सिर्फ 5 श्रेणियों का जिक्र किया, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। लेकिन इन पांचों के अलावा बीच में उनके बीच बीच में सूक्ष्म रेखाएं और भी होती हैं। तो बीच बीच में सूक्ष्म रेखाएं और भी होती हैं, उन सूक्ष्म रेखाओं की वह व्याख्या नहीं कर पाया। तो बोर मॉडल द्वारा बताई गई स्पेक्ट्रम रेखाओं के अलावा भी अति सूक्ष्म स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं। अतः बोर मॉडल जो होता है वो स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं कर पाया। सूक्ष्म संरचना की बीच बीच में जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं उनकी व्याख्या नहीं कर पाया। देखो, यह मॉडल जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन, देखो भाई, उसने ना सिर्फ जो स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं उसका तरंग दैर्ध्य निकाल दिया, आवर्ती निकाल दी, ऊर्जा निकाल दी, और कुछ नहीं निकाला, न तीव्रता निकाली कि इन स्पेक्ट्रम रेखाओं पर किसका प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा या फिर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ जाएगा, उसको आवेश देंगे तो क्या प्रभाव पड़ जाएगा, है ना। तो विद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उसकी व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो मतलब जो स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं, अगर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे ना तो जो विपाटन, मतलब जो जो उसमें ऊर्जा अंतराल है, जो उसमें ऊर्जा अंतराल है E1, E2, E3, तो ऊर्जा अंतराल या तो घटेगा या फिर बढ़ेगा वो, तो उनमें विपाटन आ जाता है। जैसे मान लो एक ऊर्जा स्तर है तो उसमें वहाँ पर 2 ऊर्जा स्तर बन जाएंगे या फिर 3 ऊर्जा स्तर बन जाएंगे, मतलब एक से ही 2-3 ऊर्जा स्तर बन जाएंगे। जैसे मान लो दूसरा ऊर्जा स्तर E2 मान लो, और हमने लगा दिया चुंबकीय क्षेत्र E लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र E लगा दिया, और चुंबकीय क्षेत्र B लगा दिया, और विद्युत क्षेत्र E लगा दिया। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाने के कारण जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं उनमें विपाटन आ जाएगा। वो स्पेक्ट्रम रेखाएं जो बढ़ जाएंगी या फिर घट जाएंगी, बढ़ेंगी ना। तो ये एक प्रभाव होता है जीमान प्रभाव। तो जीमान चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो प्रभाव आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्पेक्ट्रम रेखाओं में जो फर्क आ रहा है, स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन, जो विपाटन मतलब टूटना, 2 भाग होना, 3 भाग होना, तो बटना मतलब अलग अलग बटना, तो विपाटन मतलब टूटना, स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन जीमान प्रभाव बोलते हैं उसको, जीमान प्रभाव। क्या बोलते हैं? जीमान प्रभाव। तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो विपाटन होता है उसको बोलते हैं स्टार्क प्रभाव। क्या बोलते हैं? स्टार्क प्रभाव। ये जिसका जिक्र नहीं है आपकी क्लास में, इसका जिक्र आएगा, ये कॉलेज में हाई लेवल पे आता है, तो इसका ओनली नाम है यहाँ पर। तो ये आप थोड़ा सा याद कर लेना कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण कौन सा प्रभाव होता है? जीमान प्रभाव। और विद्युत क्षेत्र के कारण कौन सा प्रभाव होता है? स्टार्क प्रभाव। इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो सीधी सी बात है कि जो बोर मॉडल है वो जीमान प्रभाव व स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। 7 नंबर देखते हैं। बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व वेग का एक साथ परिकलन किया गया। देखो हमने जो आर त्रिज्या निकाली थी, वेग निकाला था, तो देखो त्रिज्या मतलब स्थिति, आर का मतलब स्थिति होती है भाई, वेग मतलब संवेग होता है। अगर वेग आ गया तो एम से गुणा कर देंगे, एम वी, वो संवेग बन जाएगा। पी बराबर एम वी होता है ना, अरे वेग है तो वेग से एम से गुणा कर देंगे तो एम वी बन जाएगा, पी इक्वल टू एम वी। तो मतलब बोर मॉडल में जो है ना, इलेक्ट्रॉन की स्थिति व वेग का एक साथ परिकलन किया गया, और ये संभव नहीं है कि स्थिति और वेग को एक साथ मापना संभव नहीं है। ये किसने बताया था? ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में बताया गया था। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में बताया गया था। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है कि किसी भी कण की स्थिति व संवेग का एक साथ एक ही दिशा में यथार्थपूर्वक निर्धारण करना संभव नहीं होता है। लेकिन बोर मॉडल में तो क्या किया, स्थिति व वेग को एक साथ माप दिया, जो कि संभव नहीं है। इसलिए मतलब ये जो है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत की पालना नहीं कर पाया, उसको नहीं समझा पाया, तो ये भी कमी थी। ठीक है, ओनली एग्जाम में 2 कमी पूछते हैं, तो अब 2 कमी याद कर लेना, 2 या 3 बस। ठीक है, देखो ये पिछली बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत से बोर के द्वितीय अविरहित व्याख्या। डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत से, तो द्रव्य तरंग सिद्धांत क्या होता है भाई? डी ब्रोगली का द्रव्य तरंग सिद्धांत है कि प्रत्येक द्रव्य कणों के साथ एक तरंग संबंध होती है, और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? एच पॉन पी होता है। द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की तरह द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है, और प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक तरंग भी संबंध होती है। उस तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? लैम्डा इक्वल टू एच पॉन पी। तो ये हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था। बोर की द्वितीय परिकल्पना क्या है?
एम वी आर इक्वल टू एन एच पॉइंट टू पाई। तो सिद्ध करना है इसको। तो डी ब्रोगली के तरंग सिद्धांत से बोर की द्वितीय परिकल्पना की अपन व्याख्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। 2020 में वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो द्वितीय अभिगृत क्या होती है, एम वी आर इक्वल टू एन एच पॉइंट टू पाई, ये सिद्ध करना है। तो डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत के अनुसार वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के साथ एक द्रव्य तरंग संबंध होती है। तो इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है ना, उसके साथ एक तरंग भी गति करती है। क्या करती है, एक तरंग भी गति करती है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इसके साथ साथ एक तरंग भी चक्कर लगाती है, एक अप्रगामी तरंग चक्कर लगाती है। ठीक है ना। तो मतलब डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंध होती है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरंग गति करेगी। जो इलेक्ट्रॉन है वो कणीय प्रकृति है, और तरंग जो गति करेगी वो तरंग प्रकृति हो जाएगी। तो दो प्रकृति हो जाएगी ना, द्वैत प्रकृति। तो डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत से क्या है, द्वैत प्रकृति होती है। तो देखो डी ब्रोगली के अनुसार वर्ताकार कक्षा की परिधि जो होती है, ये इंपॉर्टेंट अभी, वर्ताकार कक्षा की जो परिधि, जो जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसकी जो परिधि होती है, वो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, पूर्ण गुणज होनी चाहिए। तरंग दैर्ध्य क्या होनी चाहिए, पूर्ण गुणज होनी चाहिए। कक्षा की जो परिधि 2 पाई आर है, वो कक्षा लेमडा क्या होनी चाहिए, पूर्ण गुणज होनी चाहिए। 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, ये आपको रटना पड़ेगा भाई। 2 पाई आर इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, एन लेमडा। जो परिधि है, जो कक्षा की जो परिधि 2 पाई आर है, वो लेमडा क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। तो एक समीकरण वाला हो गया 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, जहाँ एन का मान 1 2 3। तो ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। डी ब्रोगली के अनुसार लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच पॉइंट पी होता है। लेमडा इक्वल टू एच पॉइंट पी, तो पी का मान रख देंगे एम वी, समीकरण नंबर 2। तो लेमडा इक्वल टू एच पॉइंट एम वी आ गया। तो लेमडा का मान समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर। तो देखो दो समीकरण मेरे पास है, दोनों से काम में ले लेंगे अपन। तो 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, लेमडा का मान रख देंगे एच पॉइंट एम वी। तो 1 व 2 से देखो 2 पाई आर, एन का एन, लेमडा का मान रख देंगे, लेमडा का मान समीकरण 2 वाला एच पॉइंट एम वी। तो ये मान यहाँ रखेंगे एच पॉइंट एम वी। फिर वज्र गुणा करेंगे 2 पाई आर इंटू एम वी, 2 पाई आर इंटू एम वी इक्वल टू एन एच, वज्र गुणा कर दिया। और देखो ये एम वी आर बन गया, 2 पाई इसके भाग में जाएगा, तो एम वी आर 2 पाई चला जाएगा भाग में। तो एम वी आर इक्वल टू एन एच पॉइंट टू पाई। और ये सिद्ध करना था, ये बोर की द्वितीय परिकल्पना है भाई। तो यही सिद्ध करना है कि डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत से बोर के द्वितीय अभिगृहित की व्याख्या कीजिए। तो पिछली बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो संभावना कम अभी की बार इसकी। तो देखो यदि n इक्वल टू 4 हो तो 4 अप्रगामी तरंगों का निर्माण होगा। यदि n का मान 4 हो, है ना, तो 4 तरंगें बनेंगी। तरंगें जो होती हैं वो पूर्णांक होने चाहिए, 4 3 2 1 ऐसे 5 6। तो यदि n का मान 4 है तो 4 तरंगें बनेंगी और 4 अप्रगामी तरंगें बनेंगी। यहाँ पर ध्यान रखना भाई, यहाँ पर अप्रगामी तरंगें बनती हैं। कौन सी बनती हैं, अप्रगामी तरंग बनती हैं। तो देखो अप्रगामी तरंग क्या होती है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से एक हो गई, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, इस प्रकार से। तो 1 2 फिर 3 फिर 4। फिर देखो अप्रगामी तरंग वापस भी जाएगी, जैसे यहाँ पर पहुँच गई है तो वापस गति करेगी इस प्रकार से। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ गति करती है भाई, टकरा के वापस आती ना। जैसे यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर आई, फिर क्या करेगी, वापस जाएगी, तो नीचे से जाएगी ऊपर वापस। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, कला इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो कला चेंज होने के कारण ये नीचे से गति करेगी। फिर एक बार जाएगी ऊपर से, फिर वापस आएगी नीचे से, तो दोनों तरफ गति करेगी। तो वो होती है अप्रगामी तरंग। अप्रगामी तरंग जो होती है वो दोनों तरफ गति करती है, तो वो होती है। और अप्रगामी तरंग वो होती है जिसमें ऊर्जा स्थिर होती है, वह तरंग जिसमें ऊर्जा स्थिर होती है। तो देखो यहाँ पर ऊर्जा स्थिर रहेगी। जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा ना, जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो अप्रगामी तरंगों का निर्माण होगा, और अप्रगामी तरंगों के कारण इसकी जो ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि अप्रगामी तरंगें वो तरंगें होती हैं जिनमें ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, जिनमें ऊर्जा बिल्कुल स्थिर रहती है। तो ये परिभाषा 11वीं क्लास में थी वही अप्रगामी तरंगों की, जिनमें ऊर्जा क्या होती है, स्थिर होती है। तो इसलिए देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यदि गति करेगा तो वो मतलब उसकी ऊर्जा स्थिर रहेगी, तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करेगा, इसलिए इसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी और लगातार गति करता रहेगा, वही नाभिक में गिरेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो अप्रगामी तरंगों का निर्माण करने के कारण इसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है और लगातार अनवरत रूप से ये गति करता रहता है। तो ये है, ये विकिरणों का उत्सर्जन भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि 4 तरंगे निर्माण, मैंने 4 तरंगे बनाई हैं, 1 2 3 4। ये अप्रगामी तरंगों का निर्माण पिछली बार पूछा हुआ है कि यदि n बराबर 3 हो तो कितनी तरंगे बनेंगी, 3 बनेंगी। तो यहाँ पर अपन 3 बना सकते हैं, 3 थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, 1 फिर 2 फिर 3। तो 3 तरंगे बना सकते हैं, 4 तरंगे बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। तो पिछली बार पूछा था 3 के लिए कि n बराबर 3 हो तो इनका एक चित्र बनाइए। तो चित्र पूछा गया था 1 नंबर में, और 2 नंबर में डेरिवेशन पूछा गया था। तो ठीक है, तो इसमें जो 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, तो ये बात याद करनी है। एक लेमडा इक्वल टू एच पॉइंट पी होता है, तो यहाँ से पी का मान एम वी रख देंगे, फिर लेमडा का मान यहाँ रख देंगे, फिर इसका वज्र गुणा कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना।
थैंक यू।